हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि पूर्ण क्या बोला है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये हमारा n होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सारे क्वेश्चन का हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी n ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तंतु वाले क्या बोल रहा है, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है, अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है, तो यह दृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। किसमें, दृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है हमारा, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति यानी दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता वाली धातुएं का तंतु प्रयोग किया जाता है जो विद्युत धारा के प्रभाव में अत्यधिक गर्म होकर चमकने लगता है। यह प्रभाव उद्दीप्ति कहलाता है। इस प्रकार यह विद्युत ऊर्जा का दृश्य प्रकाश एवं ऊष्मा का में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ध्वनि प्रदूषण क्या बोल रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण यानी स्तर की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई डेसिबल है। क्या है, डेसिबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि की तीव्रता को यानी डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की उतनी तीव्रता अधिक होगी। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को समझना है। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप इधर होंगे, इधर हमारा डेसिबल स्तर होगा। सामान्य श्वसन का डेसिबल तो 10 डेसिबल होता है, फुसफुसाहट का 30 डेसिबल होते हैं, सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं 50 से 65 डेसिबल होते हैं, ट्रैफिक का शोर 80 डेसिबल होते हैं, ट्रेन की आवाज़ 100 डेसिबल होते हैं और ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ 110 डेसिबल होते हैं। रॉक कॉन्सर्ट की आवाज़ 110 डेसिबल होता है। ठीक है, और आगे जेट वायुयान उड़ान भरते समय 123 डेसिबल होता है, पटाखों का शोर 145 डेसिबल होते हैं, रॉकेट लॉन्च का 180 डेसिबल होते हैं। सबसे हाई क्या हुआ, 180 डेसिबल रॉकेट लॉन्च का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अधिकेंद्र क्या बोल रहा है, अधिकेंद्र का संबंध किससे है, अधिकेंद्र का संबंध किससे है, तो यह भूकंपों से संबंध रखता है। किससे, भूकंपों से संबंध रखता है। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पृथ्वी के भीतर स्थित वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे भूकंप मूल अथवा हाइपोसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ भूकंपी तरंगे का अनुभव सबसे पहले होता है अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो माइक्रोफोन द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर यंत्र ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाला है, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन में एक डायाफ्राम लगा होता है जो ध्वनि तरंगे के आघात से कंपन करने लगता है। इसे कंपन के कारण माइक्रोफोन के अन्य अवयव भी कंपन करने लगते हैं। ये कंपन एक विद्युत धारा में परिवर्तित होकर ऑडियो सिग्नल बन जाते हैं। ठीक है, जो दूसरे सिरे पर जुड़े हुए लाउड स्पीकर के द्वारा पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, एक्स किरणें, क्या बोल रहा है, एक्स किरणें की खोज किसने की थी। आपसे क्या बोल रहा है, एक्स किरणें की खोज किसने की थी। तो एक्स किरण की खोज रॉयट एंजन के किया था। क्या, रॉयट एंजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, एक्स किरणें यानी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है। इनकी खोज जर्मन प्रोफेसर विल्हेम कोनरेड रॉयट एंजन यानी 1895 ईस्वी में की थी। इसलिए एक्स किरणों को रॉयटंजन विकिरण भी कहा जाता है। अधिकांश एक्स किरणें की तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, इस वजह से रेड सिग्नल दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आँख में जल्दी चुभती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश, क्या बोल रहे हैं, दृश्य प्रकाश वर्णक्रम में बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसलिए लाल रंग की प्रकिरण सबसे कम होता है और यह अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसी कारण लाल रंग का प्रयोग खतरे का संकेत के रूप में किया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, बोलोमीटर, क्या बोल रहा है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो यह जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, बोलोमीटर एक अति संवेदनशील यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा अथवा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में धातु की पतली अवशोषक पट्टी लगी होती है जो एक तापीय स्रोत से जुड़ी होती है। जब यह पट्टी तापीय विकिरण के संपर्क में आती है तो विकिरण को अवशोषित करने के कारण इसका ताप बढ़ जाता है। तापमान में हुआ यह परिवर्तन प्रतिरोधी थर्मामीटर की सहायता से माप लिया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परस्रव तरंगे की आवृत्ति होती है। परस्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 के हर्ट्ज के ऊपर होती है। क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर होती है। ठीक है, अब हम बताते हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट के। परस्रव तरंगे ध्वनि तरंगे का एक प्रकार है। मनुष्य के सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, स्रोत तरंगे और उसके बाद स्रोत तरंगे, फिर उसके बाद परास्रोत तरंगे। तो साथियों, आस्रोत तरंगे 20 Hz से कम आवृत्ति मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम है। ये इतनी तेज होती हैं, इनको सुनने में अक्षम होते हैं। और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी ये 20,000 हर्ट्ज मनुष्य इन्हीं तरंगों को सुनने में सक्षम होता है। परास्वर तरंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, मनुष्य तरंगों को सुनने में अक्षम होता है। ठीक है, परास्वर तरंगे
पराश्रय तरंगे का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई को पता लगाने में, मस्तिष्क को ट्यूमर को पता लगाने में आदि का उपयोग किया जाता है। किसको? पराश्रय तरंगे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। रेडियो तरंगे उच्च तरंगदैर्ध्य तथा अत्यंत निम्न आवृत्ति वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। रेडियो तरंगे का प्रसरण में आयन मंडल स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पृथ्वी की सतह में सामान्यतः 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर उच्च पर स्थित आयन मंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयनों का उच्च संकेंद्रण है, जिस कारण निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। रेडियो तरंगे का प्रयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो यह जो है लोहे की छड़ है। क्या है? लोहे की छड़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम में सबसे कम, द्रवों में अपेक्षाकृत अधिक तथा ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1484 मीटर प्रति सेकंड तथा सबसे कठोर पदार्थ में यानी हीरे में 12,000 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए उपर्युक्त विकल्पों में ध्वनि की चाल कार्बन डाइऑक्साइड से कम यानी 267 मीटर प्रति सेकंड से और वाष्प 477.5 मीटर प्रति सेकंड तथा जल 1484 मीटर प्रति सेकंड से अपेक्षाकृत अधिक तथा लोहे की छड़ 5130 मीटर प्रति सेकंड से सर्वाधिक होगी। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल की सतह पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं? तो वह एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या है? एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथियों, किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा के कारण जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे जल की सतह में के लंबवत गति करते हुए क्षैतिज दिशा में अनुप्रस्थ तरंगे का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? चुंबकीय यानी अनुदात चित्रण एक चिकित्सक तकनीकी है जिसके माध्यम में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीनों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों में का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यह जो है प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों। ठीक है। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है? चमगादड़ तथा डॉल्फिन प्रतिध्वनि द्वारा स्थिति निर्धारण विधि के द्वारा अपने शिकार एवं मार्ग की बाधाओं को पता लगाते हैं। ये दोनों जीव पराश्रय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। इस प्रकार ये अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभवित रुकावट की दिशा और दूरी की अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है?
तो गामा किरणें की अपेक्षा अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय यानी स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा पर्व आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा किरणें में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, सीटी स्कैन मानव शरीर के अंगों के चिकित्सीय परीक्षण की एक विधि है जिसमें एक्स किरणें एवं कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा मानव शरीर के अंगों, अस्थियों आदि के चित्र निर्मित किए जाते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों के चित्र एक्सरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से एवं विभिन्न कोणों से लिए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, किसी माध्यम में एक कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या दो लगातार श्रृंग अथवा दो लगातार गर्त के बीच की दूरी होती है जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो उनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड -1 होता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, ऐसी तरंगें जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर सेकंड -1 होती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।